समस्त एनआईएस डिले डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। चयनितों के लिए आरटीआई से बड़ा खुलासा और गजट प्रकाशन क्यों है ज़रूरी, इन सभी तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे और जानेंगे आरटीआई से क्या खुलासा हुआ है जो चयनितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अन्य साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन साथियों, इसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर चयनितों पर भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के बात करते हैं आरटीआई से क्या कुछ खुलासा हुआ है आपके एनआईएस डीएलएड की वैधता के परिपेक्ष में। साथियों, आप सभी के सामने वो आरटीआई है जिसमें 3 अहम प्रश्नों के जवाब निकलकर सामने आए हैं। चलिए इसमें बात करते हैं। पहला उत्तर जो लिखा गया है, इसमें लिखा गया है दिनांक 23 अगस्त 2010 और 12 नवंबर 2014 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक शिक्षक पात्रता के लिए स्वव्याख्यात्मक न्यूनतम योग्यता, यानी जो न्यूनतम योग्यता है वो 23 अगस्त 2010 और 12 नवंबर 2014 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैलिडिटी की जो है स्पष्ट तौर पर अगर बात करें तो उसके लिए ये कहीं ना कहीं जो आपकी योग्यता है ये बात की गई है। दूसरी तरफ बात कर ले पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता मानदंड भारत के राजपत्र भाग 3 और 4 में प्रकाशित, यानी ये जो दोनों ऊपर अधिसूचनाओं की एनसीटी की बात की गई है उनके बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया, ये प्रकाशित है। दूसरी तरफ तीसरे नंबर पॉइंट में अहम चीज निष्कर्ष लिखा गया है कि 18 महीने के एनआईएस डीएलएड कार्यक्रम के अनुसार 23 अगस्त 2010 की गजट अधिसूचना के संबंध में नियुक्त उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया गया, ये स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। तो साथियों, स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं चयनितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों यहाँ पर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी जो है ये स्पष्ट तौर पर 23 अगस्त 2010 की जो आपकी अधिसूचना है उसकी बात की गई है। तो आशा ये क्या साथियों निकल कर आ रहा है, इन तीनों के उत्तर क्या निकल कर आ रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, चयनितों पर कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। पहले हम वो जानेंगे जो दोनों एनसीटी की जो नोटिफिकेशन है उनके परिपेक्ष में 23 अगस्त 2010 और 12 नवंबर 2014 में न्यूनतम योग्यताएं क्या इंगित की गई हैं, गजट के माध्यम से इसको पहले जानेंगे। तो सबसे पहले साथियों जानेंगे 23 अगस्त 2010 की जो आपकी अधिसूचना है, यानी एनसीटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है या गजट कहे हैं उसके बारे में क्या कुछ स्पष्ट किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पब्लिश करने की जो बात की गई भाग 3 खंड 4 यानी सेक्शन 4 में इसको प्रकाशित किया गया है। तो साथियों चलिए जानते हैं इसमें न्यूनतम योग्यता क्या लिखी गई। आप साथियों यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम योग्यता में कक्षा 1 से 5 तक लिखा गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ये स्पष्ट किया गया है। इसको स्पष्ट कर दे तो साथियों इसमें आगे लिखा गया है न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा किसी भी नाम से जाना जाता हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। आगे साथियों इसी में लिखा गया न्यूनतम योग्यता जो आगे अंत अथवा करके लिखा गया है जिसमें बीएलएड की भी बात की गई है। आगे अगर बात करें स्पष्ट तौर पर अन्य सभी को स्पष्ट किया गया है, लेकिन साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर एनआईएस डीएलएड की बात नहीं की गई है। इसके बाद साथियों हम उस गजट की बात करेंगे जिसके बारे में अन्य रूप से मेंशन किया गया, यानी 12 नवंबर 2014 की जो अधिसूचना के हैं उसकी बात की गई, ये भी देख सकते हैं। आपका जो है भाग 3 और 4 में प्रकाशित है, सेक्शन 4 में ये प्रकाशित है। इसमें क्या स्पष्ट तौर पर जो है न्यूनतम अहर्ताएँ लिखी गई हैं। तो आप सभी साथियों को इसको हम डिटेल वाइज जानेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है, पूर्व नर्सरी और नर्सरी को लेकर के लिखा गया। आगे जो है स्पष्ट तौर पर क्या लिखा गया है, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक 1 से जो है 8 तक के लिए क्या क्या आप सभी के पास जो है अहर्ताएँ होनी चाहिए उसको स्पष्ट किया गया। यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का 35वां के खंड 23 के उपखंड 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 23/8/2010 की समय समय पर यथाशोधित अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट न्यूनतम अहर्ताएँ। तो कहीं ना कहीं साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्पष्ट तौर पर 2010 को जो है मूल जो है सूचना माना गया है जिसकी बात यहाँ पर की गई है। हालांकि आप देख रहे हैं कि इसमें स्पष्ट तौर पर अब गजट क्यों जरूरी है इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं, क्योंकि एक जो आपकी अधिसूचना इस आरटीआई में मेंशन की गई है 2010 की और 2014 की। 2010 में क्या लिखा गया है कि स्पष्ट तौर पर जो आपके 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और उसी का कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो 2009 का आपका आरटी एक्ट है
उसके अनुरूप ही आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर ये एनआईएस डीएलएड कराया गया था और उसमें विशेष प्रावधान की छूट दी गई थी। ये 2014 के जो है अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है। अब साथियों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, अगर आपका जो मान्यता पत्र था अगर वो गजट में पब्लिश हो जाता है तो साथियों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ें इंगित हो जाएंगी, जिनको लेकर के आप देख रहे हैं क्लेरिफिकेशन भी उन चीज़ों को पॉइंट आउट कराया गया है। क्योंकि स्पष्ट रूप से साथियों आप सभी को पता है असाधारण पत्र एक है जिसकी अगर शर्तों पर अगर हम बात करें तो एनआईएस डीएलएड को लेकर के अच्छी और महत्वपूर्ण चीज़ें भी वहां पर मेंशन की गई हैं। यहाँ पर साथियों देख सकते हैं आप सभी के सामने एक पार्ट 3 सेक्शन 4 का जो अहम एक कहीं ना कहीं प्रपत्र है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो है आपके एनआईएस डीएलएड के परपेज में लिखी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं परिशिष्ट 9 की जो बात की गई है उसके बारे में यहाँ पर पढ़िए। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड प्राप्त करने वाले प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के मानक व मानदंड आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर क्या लिखा गया। प्रस्तावना में आप इसको पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे साथियों हम इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो आपको क्लियर कराएंगे। अवधि की बात जो साथियों की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मामला फंसा हुआ है वो अवधि को लेकर के है 18 और 24 महीने का। यहाँ पर क्या लिखा गया है, इस कार्यक्रम की अवधि 2 शैक्षणिक सत्र या वर्ष होगी तथा विद्यार्थियों को यह छूट होगी कि वे कार्यक्रम को अधिक से अधिक 5 वर्ष की अवधि में पूरा कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ी बात जो स्पष्ट की गई शैक्षणिक सत्र और वर्ष। तो साथियों आपका जो आपके पास स्पष्ट तौर पर जो आपके प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है जिसे हम अंक पत्र भी कह सकते हैं, उसमें 2 शैक्षणिक सत्र के बारे में स्पष्ट तौर पर मेंशन किया गया है। तो साथियों ये स्पष्ट हो रहा है कि जो ओडीएल मोड से आपको ये कार्यक्रम कराया गया है इसकी वैचारणीयता पर जरूर विचार किया जाएगा। और साथियों इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के स्पष्ट की गई हैं, तो आप सभी को ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। और साथियों यहाँ पर आरटीआई में जो तीसरा पॉइंट लिखा गया है ये 23 अगस्त 2010 की जो आपकी अधिसूचना है या गजट है उसको मूल रूप माना जा रहा है। तो साथियों अगर आपका गजट पब्लिश हो जाता है तो आपका जो है मूल जो हो जाएगा आपका ये जो स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए जो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष लिया गया था, जो आपके लिए मान्यता पत्र लेकर के आया गया था एनसीटी की तरफ से, जिसमें मानक निर्धारित किए गए थे, विशेष प्रावधान किए गए थे, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण। फिलहाल साथियों चयनितों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा साथियों आप सभी को अवगत करा दें। चयनितों के लिए अभी बहुत बड़ा संशय निकल कर आ रहा है। आप सभी को प्रयास करना पड़ेगा गजट पब्लिश कराने को लेकर के। भविष्य में अगर किसी भी तरीके से जो प्रयास जारी हैं इनका नतीजा निष्कर्ष अगर नहीं निकलता है तो चयनितों के लिए कई सारी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि साथियों यहाँ पर जैसे ही इसकी बात की जाएगी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर मूल जो अधिसूचना 2010 की मानी जा रही है ये आप जजमेंट में भी देखेंगे 2010 के मूल माना गया है। तो आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आप जो है प्रयास करें गजट पब्लिश करने को लेकर के, और स्पष्ट तौर पर अगर रिव्यू में कोर्ट में केस है उसको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर साथियों जब तक आपके पास गजट नहीं होगा तब तक आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम जो अहर्ता है उसको लेकर के एनसीटी ने अपनी 2010 की जो अधिसूचना है उसको मूल रूप ही माना है। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट होता है आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट रूप से प्रपत्र हैं, चीज़ें हैं, स्पष्ट किया गया है, सारा कुछ आप सभी लोगों के लिए है। लेकिन साथियों उसके लिए आपके पास जो है गजट और राजपत्र प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। तो इन सभी चीज़ों को अवगत कराने का एक ही उद्देश्य है, जितने चयनित हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि साथियों जिनका चयन नहीं हुआ है, अचयनित हैं, वो आने वाले प्रयास को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चयनित हैं आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर 2010 की जो ये आपकी गजट है इसको मूल रूप मान लिया गया, कभी केस किया जाएगा, किसी भी हाई कोर्ट में केस किया जाएगा, अगर इस चीज़ को लेकर के चैलेंज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पटल पर रखा जाएगा, तो आपके चयन को लेकर के स्थितियाँ विपरीत होंगी। ये बिल्कुल 100% श्योर है। क्योंकि साथियों इसमें स्पष्ट यही हो रहा है कि 2010 की जो है स्पष्ट तौर पर सूचना को मूल रूप माना गया है भर्ती का, तो इसलिए आप सभी को पता है उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा की बात की गई है। आपके एनआईएस डीएलएड की बात 2010 में नहीं की गई है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। गजट प्रकाशन पर बात करनी पड़ेगी, आगे रिव्यू की जो स्थितियाँ उन पर बात करनी पड़ेगी। अगर चयनित ये सोच रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर हमारा चयन बिल्कुल सेफ है, तो ये बिल्कुल जो है उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों का दौर आने वाला है। क्योंकि साथियों जो चीज़ें निकल कर आरटीआई से आ रही हैं इनका परपेच लेकर के आपको हाईकोर्ट में पूर्णतया खींचने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि प्रयास इसीलिए किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी आपको पता है स्पष्ट तौर पर किसी भी तरीके से ना तो कोई डायरेक्शन आया है और ना ही आपने देखा है गजट प्रकाशन को लेकर के गंभीरता जो है ना तो शिक्षा विभाग ने दिखाया है। स्पष्ट तौर पर सदन से जो अर्थ आया है उसको आप समझिए
कि सदन में स्पष्ट रूप से इसीलिए जो है कहीं ना कहीं एनसीटी ने इस बात को या शिक्षा मंत्रालय ने या एमएचआरडी ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसने ही मूल रूप जो है 2010 को माना। अगर यहाँ पर आप सभी का प्रयास रहा और गजट प्रकाशन को लेकर के जो प्रयास केस के माध्यम से किए जा रहे हैं, अगर गजट पब्लिश हो जाता है तो ये भाग 3 और सेक्शन 4 में जब प्रकाशित हो जाएगा तो आपके लिए वो एक वैधानिक रूप बन जाएगा और आपके लिए आगे की स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए गजट को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। गजट प्रयास करने का यही अर्थ है। गजट सबसे मूल रूप है, क्योंकि साथियों अंततः गजट ही माना जाएगा, क्योंकि साथियों जो भी चीज़ें हैं गजट में प्रकाशित होने के बाद वो मूल रूप में आ जाती हैं। और फिलहाल साथियों यहाँ पर उचित फैसला आप सभी लोगों के लिए लिया गया था सदन के माध्यम से, तो इसलिए आपको स्थिति स्पष्ट नहीं करनी। आप बीएड की जो है अधिसूचना से अपनी आपकी तुलना मत कीजिए, क्योंकि बीएड का जो आपका कहीं ना कहीं अधिसूचना था वो डायरेक्ट केवल और केवल बीएड डिग्री धारकों को पीआरटी में शामिल करने को लेकर के 2018 में दिया गया था। यो एनसीटी का जो है कहीं ना कहीं स्वतंत्र निर्णय नहीं था। और यहाँ पर साथियों एनसीटी का स्वतंत्र निर्णय आपके मान्यता पत्र को लेकर के है और इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट हो रही है। तो अगर आपने सकारात्मक प्रयास किया, सही दिशा में प्रयास किया, 100% आपको सफलता मिलेगी, गजट प्रकाशित होगा और आपकी वैधता भी फुलफिल होगी। फिलहाल इस आरटीआई में निकल कर जो निष्कर्ष आया है, यही निष्कर्ष का आया है कि इससे सबसे बड़ा नुकसान अगर आगे आने वाले दिनों में चयनितों को होने वाला है। अगर उन्होंने अपनी जो है तैयारी आगे नहीं दिखाई, प्रयास नहीं किया, तो उनकी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। तो साथियों ये महत्वपूर्ण सूचना सभी चयनित साथियों तक जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और साथियों जो हमने इस वीडियो के माध्यम से चयनितों के लिए स्पेशली बात कही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर शेयर कीजिएगा सभी चयनितों तक, क्योंकि वो खुल करके प्रयास करें। गजट प्रकाशन को लेकर के आप देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस है, हालांकि 2 सुनवाइयों में केस टेकअप नहीं हो सका है, लेकिन आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में सुनवाई को लेकर के अगर आप लोगों ने ऐसा सहयोग किया तो उसको जो है टॉप 10 केस में जो है मेंशन करा करके उसकी सुनवाई जरूर कराई जाएगी। और ये आप तथ्यों पूर्वक मान लीजिए कि अगर ये केस स्पष्ट तौर पर अभी सलील कुमार राय सर की बेंच में जा रहा है, जिस दिन वर्तमान में एक महत्वपूर्ण जस्टिस है जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की अगर बेंच में केस हो जाता है, पहुंच जाता है, टेकअप हो जाता है, तो साथियों उसी दिन आप देखेंगे एक अहम जो है नोटिस जारी किया जाएगा, जो उनको आपने कहीं ना कहीं उत्तरदाता बनाया है और उनसे जवाब लिया जाएगा। निर्णय बहुत त्वरित होगा, क्योंकि ये अहम मुद्दा है और कहीं ना कहीं ये 14 लाख जो है परिवारों के लिए अहम हो जाता है। फिलहाल आशा करेंगे आगे की सुनवाई जब भी हो, आगे की सुनवाई स्पष्ट तौर पर दूसरी बेंच में हो, क्योंकि साथियों इस बेंच में केसों की अधिकता होने के कारण आपका केस टेकअप नहीं हो पा रहा है। आप जिस बेंच की हमने यहाँ पर बात की है, आप वर्तमान में उठाकर देख लीजिए, जितनी भी पुरानी लंबित भर्तियां हैं उनको लेकर के उन्होंने बहुत बड़े और कड़े फैसले ले रखे हैं। तो आशा करते हैं आने वाले दिनों में ये केस उनकी बेंच तक पहुंचे और एक अहम निष्कर्ष हमारे तमाम एनआईएस डीएलएड परिवार को लेकर के आए, जो गजट प्रकाशन के रूप में हो। फिलहाल आप देख रहे हैं नंदन बोहरा सर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में भी केस कर दिया है, वहां से भी कुछ निष्कर्ष की स्थितियां जरूर बनेंगी। फिलहाल आप सभी का फोकस यही होना चाहिए कि गजट प्रकाशन केस पर अपना ध्यान रखिए और जो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रयास किए जा रहे हैं वहां पर भी प्रयास कीजिए, क्योंकि चयनित जरूर प्रयास करें, क्योंकि अचयनितों का तो प्रयास आगे आने वाले के लिए है, लेकिन चयनितों को तो अपना चयन बिल्कुल सेव करना है। अगर आपको स्पष्ट किया जा रहा है कि आपका चयन बिल्कुल सिक्योर है, तो साथियों केवल और केवल आपको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपने समय रहते इस बात को नहीं समझा तो आगे आने वाले दिनों में आपके लिए मुश्किलों का दौर आ सकता है। अगर कोर्ट डायरेक्शन करेगा, आप देख रहे हैं कि बीएड चयनितों को बाहर किया गया है, स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट ने आदेश किया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जब तक क्लेरिफिकेशन या जब तक जो है रिव्यू के माध्यम से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा या जो डिग्री वैलिड की याचिका है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तब तक आप सभी लोगों के लिए संशय बिल्कुल व्याप्त है और बरकरार है। ये 100% सत्य है। तो इस चीज़ को समझें और वीडियो को शेयर करते हुए चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियाँ स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों के लिए हैं। जो शब्द कहे गए हैं वो आपको समझने चाहिए, उनका सेंस निकालिए, उनके निष्कर्ष तक पहुँचिए और प्रयास जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।